हेलो जी स्टूडेंट्स, मैं राहुल जलान। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड ऑफ गैसेस के बारे में जानेंगे। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड ऑफ गैसेस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का ही एक्सटेंडेड पार्ट है, जो कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के वीडियो लेक्चर को आप लोग दोबारा से देख सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड ऑफ गैसेस के अनुसार बात क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू इट एट ए सर्टेन टेम्परेचर द स्पीड ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल ऑफ एनी गैसियस सिस्टम में चेंज but the fraction of molecule moving with a certain speed remain constant। सबसे पहले हम लोग दो तीन बातों को रिवाइज कर लेते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का। पहला बात तो ये था कि कोई भी सिस्टम गैसियस सिस्टम लार्ज नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, और ये हर एक गैसियस मॉलिक्यूल रेस्ट में नहीं होता है बल्कि रैंडम मोशन में होता है। ड्यूरिंग दिस रैंडम मोशन ऑल दिस गैसियस मॉलिक्यूल्स कोलाइड विथ ईच अदर एज वेल एज विथ वॉल ऑफ द कंटेनर। और ये जितने भी कॉलिजन्स होते हैं, ये सारे के सारे कॉलिजन्स इलास्टिक कॉलिजन होते हैं। इलास्टिक कॉलिजन के बारे में मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, अगर दो पार्टिकल सेम मास का दो पार्टिकल आपस में इलास्टिकली कोलाइड करेगा तो होता क्या है, काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व रहेगा ही, मोमेंटम भी कंजर्व होता ही है, लेकिन ये दोनों पार्टिकल अपने स्पीड को इंटरचेंज कर लेता है। ये सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक कॉलिजन में होता है। और चूंकि कोई भी गैसियस सिस्टम में जितने भी गैसियस मॉलिक्यूल होते हैं, वो सारे के सारे गैसियस मॉलिक्यूल इलास्टिक कॉलिजन देते हैं। इस वजह से after each and every collision the speed of gaseous molecules will interchange। तो इसको हम लोग समझते हैं कैसे, जैसे कि मान लेते हैं एक गैसियस सिस्टम है, जैसा कि हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं, और उस गैसियस सिस्टम में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे करके 10 मॉलिक्यूल मौजूद है। किसी सर्टेन टाइम पर अलग अलग गैसियस मॉलिक्यूल अलग अलग स्पीड से मूव कर रहा है। जैसे कि मान लेते हैं किसी सर्टेन मोमेंट में गैसियस मॉलिक्यूल ए 4 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, बी 6 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, सी 6 मीटर पर सेकेंड से, डी 3 मीटर, ई 3 मीटर, एफ 3 मीटर, जी 4 मीटर पर सेकेंड, एच 6 मीटर पर सेकेंड, आई 3 मीटर पर सेकेंड और जे 3 मीटर पर सेकेंड। और हम लोग जानते हैं कि ये सारा गैसियस मॉलिक्यूल आपस में भी टकरा सकता है, वॉल ऑफ द कंटेनर से भी टकराएगा। वॉल ऑफ द कंटेनर भी इलास्टिक कोलिजन देता है, जिस वजह से मॉलिक्यूल टकरा के रिबाउंड बैक हो जाता है। लेकिन जब मॉलिक्यूल आपस में टकराए, जैसा कि हम लोग मान लेते हैं कि एक सर्टेन मोमेंट में इन सारे गैसियस मॉलिक्यूल की स्पीड ये था, लेकिन जैसे कॉलिजन होता है, और किस में कॉलिजन होता है, ए और डी के बीच कॉलिजन हुआ, बी और एच के बीच कॉलिजन हुआ, सी और ई के बीच कॉलिजन हुआ, डी और ए के बीच कॉलिजन हो चुका है, ई और सी के बीच कॉलिजन हो चुका है, एफ और जी के बीच कॉलिजन हो गया, एच और बी के बीच कॉलिजन हो चुका है, और आई और जे के बीच कॉलिजन हो चुका है। और ये सारा का सारा कॉलिजन, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इलास्टिक कॉलिजन है, तो हर एक कॉलिजन के बाद मॉलिक्यूल अपने स्पीड को इंटरचेंज कर लेगा। तो जैसे कॉलिजन होता है, कॉलिजन के बाद T2 टाइम पर सबों का स्पीड क्या हो जाएगा, ए का स्पीड हो जाएगा डी के स्पीड के बराबर। ए और डी के बीच कॉलिजन है, तो ए का 4 था पहले, डी का 3 मीटर पर सेकेंड था। कॉलिजन के बाद दोनों अपना स्पीड इंटरचेंज कर लेगा, तो ए का स्पीड हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड और डी का स्पीड हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह बी और एच आपस में इंटरचेंज करेगा अपना स्पीड, क्योंकि बी पहले भी 6 मीटर पर सेकेंड था, एच भी 6 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था, दोनों आपस में अपने स्पीड को इंटरचेंज कर लेगा। 6 और 6 का इंटरचेंज होगा तो 6 और 6 ही रह जाएगा। सी कोलाइड किया था ई से, तो सी का पहले स्पीड था 6 मीटर पर सेकेंड और ई का पहले स्पीड था 3 मीटर पर सेकेंड। कॉलिजन के बाद अपने स्पीड को इंटरचेंज करेगा, तो इसका स्पीड हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड और ई का स्पीड हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह एफ और जी आपस में वेलोसिटी इंटरचेंज कर लेगा, और कॉलिजन के बाद एफ का हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड और जी का हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह आई और जे भी अपना स्पीड इंटरचेंज कर लेगा, जो कि पहले भी 3 था अभी भी 3 है, तो 3 और 3 के अनुसार बाद में भी 3 और 3 ही हो जाएगा। ये टेम्परेचर कांस्टेंट रहने के बाद की बात कर रहे हैं। क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में टेम्परेचर का क्या योगदान था, तो टेम्परेचर के बारे में हम लोगों ने वहां डिस्कस किया था कि किसी सर्टेन टेम्परेचर पर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैसियस सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। एवरेज काइनेटिक एनर्जी कहने का मतलब कि एवरेज स्पीड ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल्स रिमेन कांस्टेंट। एवरेज कहने का मतलब क्या होता है कि ये जितना भी गैसियस मॉलिक्यूल है, इन सबों गैसियस मॉलिक्यूल की स्पीड 3 6 3 4 6 4 3 6 3 3 है, तो एवरेज
एवरेज क्या होगा, सबों को जोड़ देंगे, डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे, तो वो एवरेज स्पीड समय के साथ कांस्टेंट रहता है। तो अब हम लोग आते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड ऑफ गैस के बात पर। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड ऑफ गैस क्या बोलता है कि समय के साथ अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो समय के साथ किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का स्पीड चेंज कर सकता है। जैसे ए का स्पीड अभी 4 मीटर पर सेकेंड था, कुछ देर के बाद 3 मीटर, किसी समय के बाद 6 मीटर वाले से टकराएगा तो 6 हो जाएगा। मतलब स्पीड जो है किसी गैसियस मॉलिक्यूल का चेंज हो सकता है। तो स्पीड चेंज हो सकता है मतलब काइनेटिक एनर्जी भी किसी गैसियस मॉलिक्यूल का समय के साथ चेंज हो सकता है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है। लेकिन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग विथ ए सर्टेन स्पीड विल रिमेन कांस्टेंट। ये क्या बोला मैंने, ये बोला कि अभी देखो इस समय में 4 मीटर पर सेकेंड से चलने वाले मॉलिक्यूल की संख्या कितनी थी, 4 मीटर पर सेकेंड से चलने वाले मॉलिक्यूल की संख्या 1 2 था, और बाद में देखो तो 4 मीटर पर सेकेंड से चलने वाले मॉलिक्यूल की संख्या कितनी है, 1 और 1 2। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से 6 मीटर पर सेकेंड से चलने वाले मॉलिक्यूल की संख्या कितनी है, 1 2 और ये 3। तो अभी भी देखो 6 मीटर पर सेकेंड से चलने वाले मॉलिक्यूल की संख्या कितनी है, 1 2 और 3। 3 मीटर पर सेकेंड से चलने वाले मॉलिक्यूल की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, और अभी भी देखो 3 मीटर पर सेकेंड से चलने वाले मॉलिक्यूल की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 और 5। कहने का तात्पर्य ये है कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड ऑफ गैस ये बोलता है, ध्यान से और बारीकी से समझना, कि किसी सर्टेन टेम्परेचर पर किसी गैसियस सिस्टम के अंदर किसी मॉलिक्यूल की स्पीड या काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है, बट किसी सर्टेन स्पीड या सर्टेन काइनेटिक एनर्जी से चलने वाले मॉलिक्यूल की संख्या, या उसी को फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, किसी सर्टेन स्पीड से चलने वाले मॉलिक्यूल की फ्रैक्शन कांस्टेंट होना है। यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड से चलने वाले मॉलिक्यूल की संख्या पहले 2 थी तो बाद में भी 2, 6 मीटर पर सेकेंड से चलने वाले मॉलिक्यूल की संख्या पहले 3 थी बाद में भी 3, 3 मीटर पर सेकेंड से चलने वाले मॉलिक्यूल की संख्या पहले 5 थी तो बाद में भी 5 होगी। और यही है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड ऑफ गैस की बात। अकॉर्डिंग टू इट, एट ए सर्टेन टेम्परेचर, किसी सर्टेन टेम्परेचर पर स्पीड ऑफ ए सर्टेन मॉलिक्यूल ऑफ एनी गैसियस सिस्टम में चेंज, किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का स्पीड गैसियस सिस्टम में चेंज हो सकता है, बट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग विथ ए सर्टेन स्पीड विल रिमेन कांस्टेंट। यानी किसी सर्टेन स्पीड से चलने वाले मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो कभी नहीं बदल सकता है। ओके स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पर हम लोग ऊपर वाले फिगर में देखा था कि T1 टेम्परेचर पर 3 मीटर पर सेकंड से चलने वाले मॉलिक्यूल की संख्या 5, तो और 3 मीटर पर सेकंड से चलने वाले मॉलिक्यूल की संख्या 5, 4 मीटर पर सेकंड से चलने वाले मॉलिक्यूल की संख्या 2 और 6 मीटर पर सेकंड से चलने वाले मॉलिक्यूल की संख्या 3। तो बताओ तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड से चलने वाले मॉलिक्यूल का, तो 5/10, मतलब 5 डिवाइडेड बाय टोटल। इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 2/10, इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 3/10। तो अब आप बताओ कि यही फ्रैक्शन यहाँ पर मैंने निकाला है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल मूविंग विथ 3 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 5/10, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल मूविंग विथ 4 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 2, मतलब 2 से 2 मॉलिक्यूल चल रहा है, डिवाइडेड बाय टोटल 0.2, और 6 मीटर पर सेकंड से चलने वाले मॉलिक्यूल की संख्या 0.3। ऐसे यहाँ पर चलते चलते एक बात और भी डिस्कस कर लूं कि व्हाट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, जो कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वो स्पीड होता है जिस स्पीड से ज्यादातर मॉलिक्यूल चलता है। तो यहाँ जो 10 मॉलिक्यूल का एक गैसियस सिस्टम हम लोगों ने कंसिडर करा था, यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होगा 3 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि ज्यादातर मॉलिक्यूल किस स्पीड से चल रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, इसलिए यहाँ पर 3 मीटर पर सेकेंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहलाएगा। अब T2 टाइम पर हम लोग देखें, टक्कर के बाद पांच मॉलिक्यूल 3 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, 2 मॉलिक्यूल 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, 3 मॉलिक्यूल 6 मीटर पर सेकंड से चल रहा था। इसलिए 3 मीटर पर सेकंड से चलने वाले मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन अभी भी 0.5, 4 मीटर पर सेकंड से चलने वाले मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन अभी भी 0.2, और 3 मीटर पर सेकंड से चलने वाले मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन अभी भी 0.3 हो जाता है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं किसी सर्टेन टेम्परेचर पर किसी मॉलिक्यूल का स्पीड समय के साथ बदल सकता है, बट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल मूविंग विथ ए सर्टेन स्पीड विल रिमेन कांस्टेंट, और उसको हम लोग इस ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ग्राफ क्या चीज है इसको भी ध्यान से देखना और समझना कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को ये रिप्रेजेंट कर रहा है,
और ये स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल है। ये क्या है बच्चों? ये है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और ये क्या है? स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो वो तो वहां पर मैंने 10 मॉलिक्यूल को लेकर एक एग्जांपल दिया था, लेकिन 10 मॉलिक्यूल जैसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि कोई भी गैसियस सिस्टम रहता है उसमें 10⁻23 के रेंज में गैसियस मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर हम लोगों ने एक ग्राफ प्लॉट किया है जिसमें कि रिप्रेजेंट करा गया है कि किस स्पीड से कितना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल मूव करता है। ये ग्राफ एक सर्टेन टेम्परेचर पर है, मान लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पर एक ग्राफ हम लोगों ने प्लॉट किया, या कोई और भी टेम्परेचर हो, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर जो एब्सिसा पर हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है स्पीड ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, और ऑर्डिनेट पर जो रिप्रेजेंट किया है दैट इज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, जिसको डेल एन बाई एन से भी रिप्रेजेंट हम लोग कर सकते हैं। ये ग्राफ क्या दर्शा रहा है? ये ग्राफ दर्शा रहा है देयर आर नो मॉलिक्यूल इज इन रेस्ट, यानी कि स्पीड ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल अगर जीरो हो, देखो यहाँ ध्यान से, तो जीरो रहेगा तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल भी जीरो, यानी कि गैसियस सिस्टम में एक भी मॉलिक्यूल ऐसा नहीं है जिसका कि स्पीड जीरो होगा। दूसरा बात कि देखो इस स्पीड से जीरो के बाद मूव करेंगे, इस स्पीड से चलने वाले मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन इतना, इस स्पीड से चलने वाले मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन इतना, इस स्पीड से चलने वाले मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन इतना, इस स्पीड से चलने वाले मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन इतना, इस स्पीड से चलने वाले मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन इतना, यानी कि हर एक पॉसिबल स्पीड से कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल चल रहा है, हर एक स्पीड से कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल चल रहा है। लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक जाता है, इन्फिनिटी तक नहीं होता है स्पीड, और हो भी नहीं सकता है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये बोलता है कि हर एक मॉलिक्यूल का स्पीड हमेशा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से कम ही होगा। लेकिन जो भी होगा बहुत सारा रेंज ऑफ स्पीड हो सकता है, और हर एक रेंज ऑफ स्पीड में कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल मूव कर रहा होता है। दूसरा बात यहाँ पर क्या हम लोग देखते हैं, पहला बात तो हम लोगों ने देख लिया कि देयर इज नो एनी मॉलिक्यूल दैट इज इन रेस्ट। ओके, दूसरा बात क्या है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग विद वेरी हाई स्पीड एंड वेरी लो स्पीड इज वेरी लो, यानी कि बहुत ज्यादा स्पीड से चलने वाले मॉलिक्यूल का संख्या और बहुत कम स्पीड से चलने वाले मॉलिक्यूल का संख्या बहुत कम है। इस फिगर में जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि बहुत कम स्पीड ये हुआ, तो बहुत कम स्पीड से चलने वाले मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन भी देखो बहुत कम है, और बहुत ज्यादा स्पीड ये हुआ तो बहुत ज्यादा स्पीड से चलने वाले मॉलिक्यूल का भी फ्रैक्शन आप देख रहे हो बहुत ज्यादा है या फिर बहुत कम है? बहुत कम है। हम लोग देखते क्या है, मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स मूव विथ इंटरमीडिएट स्पीड, यानी कि ज्यादा फ्रैक्शन किसका है? ज्यादा फ्रैक्शन इंटरमीडिएट स्पीड का है। इंटरमीडिएट स्पीड से चलने वाले मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन अच्छा खासा है। ओके स्टूडेंट, उसके बाद लिखा हुआ है द स्पीड दैट इज पॉजेसेस बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ये भी तो हम लोग जानते ही हैं कि वो स्पीड जिस स्पीड से ज्यादातर मॉलिक्यूल मूव करता है उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो देखो तो सबसे ज्यादा फ्रैक्शन किस स्पीड का है? तो सबसे ज्यादा फ्रैक्शन इस वाले स्पीड का, यहाँ पर देखो पिक पर है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल टॉप पर है, तो इस स्पीड से चलने वाले मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन सबसे ज्यादा है। तो ये जो पर्टिकुलर स्पीड है, इस पर्टिकुलर स्पीड को हम लोग क्या नाम दे देते हैं बच्चों? दिस पर्टिकुलर स्पीड इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग क्या देखते हैं, एरिया अंडर द कर्व इन ए गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गैसियस सिस्टम। इस बात को भी जानो कि ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड ऑफ गैस जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इस ग्राफ के अंदर का जो ये एरिया होगा ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द गैसियस सिस्टम। यदि एरिया अंडर द कर्व ज्यादा होगा यानी कि गैसियस सिस्टम के अंदर ज्यादा मॉलिक्यूल मौजूद है, एरिया अंडर द कर्व कम होगा तो इसका मतलब है गैसियस सिस्टम के अंदर कम मॉलिक्यूल मौजूद है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि एज द टेम्परेचर इंक्रीज है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द ग्राफ शिफ्ट फॉरवर्ड इन सच ए मैनर दैट द एरिया अंडर द कर्व रिमेन कांस्टेंट, सो दैट हम लोग जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ग्राफ जो है आगे की तरफ मूव करेगा, क्योंकि ये भी हम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में पढ़ रखा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, मतलब स्पीड ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल भी बढ़ रहा होगा। तो स्पीड ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल बढ़ेगा मतलब ये ग्राफ आगे की तरफ खींचेगा, ये यानी कि ये वाला लाइन जो है पकड़ के खींच ले तो इस टाइप का ग्राफ दिखेगा। लेकिन ध्यान ये रखना है जैसा कि वहां पर लिखा हुआ था कि एरिया अंडर द कर्व रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एरिया अंडर द कर्व नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द गैसियस सिस्टम, और
और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द गैसियस सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। गैसियस सिस्टम जो होगा उस गैसियस सिस्टम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं बदलेगा टेम्परेचर बदलने पर। टेम्परेचर बदलने पर चूंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं बदल सकता है, स्पीड बदलेगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं बदलेगा, इस वजह से एरिया अंडर द कर्व भी नहीं बदलेगा। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर ग्राफ आगे की तरफ शिफ्ट तो होगा, लेकिन कुछ इस तरह से कि एरिया अंडर द कर्व वो बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए। लेकिन क्या होगा, आप गौर करो, जैसे ग्राफ आगे शिफ्ट होगा तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बढ़ जाएगा। यानी कि ग्राफ आगे आगे शिफ्ट होगा तो पिक बढ़ जाएगा, पिक पॉइंट बढ़ा तो यानी कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बढ़ जाएगी। ये हम लोग नीचे फिगर में देख लेते हैं। और द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल मूविंग विथ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ये घट जाएगा। वो कैसे, वो भी बता रहा हूं। और सिंस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन दिस सिस्टम रिमेन सेम सो दैट एरिया अंडर द कर्व रिमेन सेम, ये तो जान ही रहे हैं। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, ये भी हम लोग जान रहे हैं, जो कि यहाँ पर अलग अलग टेम्परेचर पर ग्राफ को बनाकर हम लोगों ने दर्शाया है। ये ग्राफ क्या चीज है कि जैसे जैसे हम लोगों ने टेम्परेचर बढ़ाया तो ग्राफ 3 ग्राफ के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। एक T1 टेम्परेचर पर ये ग्राफ है, ये वाला ग्राफ जो है ये T2 टेम्परेचर पर का है, और ये वाला ग्राफ जो है ये T3 टेम्परेचर पर का ग्राफ है। और T1 से ज्यादा है T2, T2 से ज्यादा है T3, यानी कि इन तीनों में सबसे ज्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर T3 है, जो कि हम लोग यहाँ पर देख भी रहे हैं। और वो कैसे कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ग्राफ आगे की तरफ शिफ्ट होगा। आगे की तरफ शिफ्ट क्यों होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, इसलिए ग्राफ आगे की तरफ शिफ्ट होगा। लेकिन ग्राफ आगे की तरफ शिफ्ट करने के दौरान सबसे इंपॉर्टेंट बात इस बार ध्यान में ये रखना है कि एरिया अंडर द कर्व नहीं बदले, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द गैसियस सिस्टम नहीं बदलता है। तो आप देखो कि ये वाला जो एरिया होगा वो इस एरिया के बराबर होना चाहिए, और वो एरिया इस एरिया के बराबर होना चाहिए। ऐसा करने के लिए क्या करना होगा, चूंकि सेम हाइट पर, जैसे ये वाला T1 टेम्परेचर का ग्राफ ऐसा था, इस ग्राफ को हम आगे बढ़ा देते हैं और उसी हाइट पर बढ़ाते हैं, तो आप गौर करो एरिया अंडर द कर्व बढ़ जाता। तो एरिया अंडर द कर्व सेम रखने के लिए ग्राफ को थोड़ा डाउन करना होगा, डाउन करना, क्योंकि ग्राफ अगर का विड्थ अगर फैलेगा तो हाइट जो है वो कम होता चला जाएगा। तो इससे हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि T1 टेम्परेचर पर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड Vm1 था, T2 टेम्परेचर पर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड Vm2 था, और T3 टेम्परेचर पर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड Vm3 था। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी बढ़ता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बढ़ता है, लेकिन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल मूविंग विथ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वो घट जाता है। जैसे Vm1 का फ्रैक्शन कितना था, इतना। Vm2 का फ्रैक्शन देखो नीचे आ गया, इसका Vm3 का फ्रैक्शन नीचे आ गया। यानी कि ये हाइट घटने के कारण फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल मूविंग विद दिस पर्टिकुलर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड डिक्रीजेस अपॉन राइज इन टेम्परेचर। इसको एक और तरह से भी समझ सकते हैं, एरिया अंडर द कर्व को कांस्टेंट रखना है। आप समझो कि ये एक धागा है, ये एक धागा है, ओके। तो ये धागा है और धागा की लंबाई नहीं बढ़ानी है, तो आप धागा के इस पॉइंट को पकड़ के जैसे आप खींचोगे आगे, इस पॉइंट को पकड़ के जैसे आप आगे खींचोगे तो ये धागा का ग्राफ जो है आगे बढ़ेगा, लेकिन हाइट जो है वो क्या होगा, नीचे रिड्यूस होता चला जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो बच्चों ये क्या था, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड ऑफ गैसेस को लेकर, जो कि सिर्फ केमिस्ट्री का ही हिस्सा नहीं है, ये भी फिजिक्स का हिस्सा है। और फिजिक्स में हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक में भी हम लोग इस चीज को पढ़ते हैं, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से ध्यान में रखोगे और याद करने की कोशिश करोगे।